जन सुराज अभियान के तहत ये पदयात्रा शुरू की है। आज इस पदयात्रा के करीब 195 दिन हो गए। 2 अक्टूबर से जब हम लोगों ने चलना शुरू किया है, उसके बाद से बिना किसी ब्रेक के, होली हो, दशहरा हो, छठ हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, बिना कहीं रुके हुए 195 दिनों से पश्चिम चंपारण से चलते हुए पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए मैं वैशाली में पहुंचा हूं। पिछले 5-7 दिनों से मैं आपके जिले वैशाली में चल रहा हूं। अभी वैशाली में आने वाले 15-20 दिन और रहेंगे कम से कम। इस पूरी पदयात्रा के दौरान अभी तक का जो अनुभव रहा है, जो कुछ हम लोगों ने देखा, सीखा, समझा, वो आपसे साझा करेंगे। वैशाली को लेकर यहाँ पर पंचायतों में, प्रखंडों में या यहाँ के स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, उसका एक विस्तृत ब्यौरा जब वैशाली की पदयात्रा पूरी करेंगे तब हम करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, वो अभी तक के 190 दिन का जो अनुभव है उसके आधार पर बोलूँगा। उसके बाद आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। अभी तक की जो समझ है, 195 दिन, करीब 2000 से ज़्यादा गाँव में हम लोग पैदल गए हैं। और इस पूरी पदयात्रा में हम लोग गाड़ी का, किसी भी तरह के गाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। सड़क, राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर या जो राज्य के राज्य मार्ग हैं वहाँ पर नहीं जाते हैं, गांव में ही चलते हैं, गांव में ही रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी टेंट में हम लोग रहते हैं, इसी में हम लोग चलते, गांव के एक गांव से दूसरे गांव जाना और जाकर वहाँ रुकना। जो अभी तक देखा समझा उसके मुताबिक ये विश्वास से कहा जा सकता है कि बिहार की जनता की नज़र में बेरोजगारी और पलायन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है। ये जानने के लिए आपको बिहार में पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है, ये बात तो करीब करीब सबको पता है। लेकिन पदयात्रा करने से, 2000 से ज़्यादा गाँव में जाकर लोगों से मिलने, जानने से इस समस्या के विकरालता का और इसके सामाजिक पहलुओं की समझ बेहतर होती है। इसकी विकरालता का आलम यह है कि ज़्यादातर गाँव में 40 से 50% जो युवा हैं, वो या तो पढ़ाई के लिए या बाहर मजदूरी करने के लिए गांव छोड़कर अपने परिवार से अलग पलायन उनको करना पड़ा है। गांव में ज़्यादातर बुजुर्ग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं। नवयुवकों की संख्या गांव में बहुत कम है। दूसरा इसका पहलू ये है कि कई लोगों को लगता है कि पलायन गरीबों की समस्या है। मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि पलायन से गरीब जितना परेशान है, उतनी ही आर्थिक तौर पर मजबूत लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। गरीब व्यक्ति के, जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, वो मजदूरी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर जा रहे हैं। और जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो सबको जाना है। शायद ही कोई ऐसा घर गाँव में आपको मिलेगा जहाँ माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रह रहे हो। तो पलायन से हर परिवार यहाँ का प्रभावित है। 80 से 90% परिवार किसी न किसी तरीके से उसको पलायन से उसको प्रभावित होना ही है। लोगों की वो परिवार की जो एक अवधारणा थी साथ में रहने की, वो अवधारणा ही करीब करीब खत्म हो गई है। अगर आप आर्थिक तौर पे समृद्ध भी हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, या अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है तो आप उसको स्वयं से ही कह रहे हैं कि भैया बिहार मत आओ, बेंगलोर रहो, दिल्ली रहो, कलकत्ता रहो, वो वापस नहीं आ रहा है। तो पूरे परिवार की साथ रहने की जो अवधारणा है, वो कहीं न कहीं बिहार से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ये पलायन की समस्या है। जो लोग गरीबी के वजह से पलायन कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि औसतन वो 12 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं और घर पर सारी समस्याओं और 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करने के बाद बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करके घर पर लोग औसतन प्रति महीने 6 से 8 हज़ार रुपये भेज पा रहे हैं। तो ये समस्या है बेरोजगारी और पलायन की। इसी तरीके बेरोजगारी में भी मैंने देखा कि मध्यम वर्गीय परिवारों में भी बेरोजगारी, जो किसान हैं, जो संभ्रांत लोग हैं बिहार के नज़रिए से, उनके बच्चों के लिए भी रोजगार का न होना उनके माता पिता या परिवारजनों के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी बड़ी समस्या है वो किसानों की है। बिहार में बहुत बड़ी जनसंख्या किसानी, खेती किसानी पर निर्भर है। तो बिहार में जो किसानों की हालत है, जो सामान्य लोग बताते हैं, उनको अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो लोग बताते हैं कि पहले जो खेती किसानी लोग करते थे, वो पेट काट के कुछ बचत करके हर 5 साल खेती करके 1-2 कट्ठे जमीन खरीदते थे, खेत खरीदते थे।
अभी किसानों की बिहार में हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा है या कोई दूसरा रोजी रोजगार का धंधा नहीं है तो हर 4 साल 5 साल में आपके जमीन का कोई ना कुछ कोई हिस्सा बिक जाना है। कोई घर में बीमार पड़ जाए या किसी की शादी आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो आपको जमीन बेचना है। किसानों की ये जो हालत है उसके 3 महत्वपूर्ण कारण समझ में आ रहे हैं। पहला है भूमि सुधार का बिहार में लागू न होना। बिहार शायद देश के कुछ ऐसे राज्यों में ही है जहां पिछले 75 साल में सामाजिक न्याय और समाजवाद के नाम पर राजनीति तो हुई है, लेकिन भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि 60% लोग, ये आंकड़ा आप याद रखिए, बिहार में 60% ग्रामीण जनता आज भी भूमिहीन है, उसके पास 1 इंच जमीन है ही नहीं। देश में ये आंकड़ा है 38%, तो मतलब देश में 38% भूमिहीनों के मुकाबले बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो 40% लोग जिनके पास जमीन है उनमें 90%, मतलब 40 में 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघे से कम जमीन है। उसकी वजह से खेती जो है वो यहाँ लोगों के लिए आमदनी का नहीं, खाने का जरिया है, कमाई का नहीं, खाने का जरिया है। आप खेत में ज्यादातर लोग वही उपजाते हैं ताकि उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में जो 100 लोग रह रहे हैं उसमें 4 से 5 लोग ही ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। बाकी लोग खेती या तो अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहे हैं या खेतों में मजदूर हैं। दूसरी जो किसानों की बदहाली का कारण है वो है जल प्रबंधन का, जल संसाधन को लेकर जो कुप्रबंधन है। बिहार में 50% से ज्यादा जो खेती योग्य जमीन है उस पर बाढ़ का खतरा है, और जो बाकी का 50% बचा हुआ है उसमें एक बड़े भाग में या तो पानी की सुविधा नहीं है, सूखा है, या नदियों के कटाव या जल जमाव की समस्या है। तो ये जो पूरा जल संसाधन है इसके लेकर जो कोई सुनियोजित प्रयास नहीं हुआ है, तो या तो किसान बाढ़ के समस्या से परेशान है, अगर बाढ़ से बचा तो सूखे से परेशान है, और अगर दोनों से बचा तो नदियों के कटाव या पानी के जल जमाव से परेशान है। बिहार, एक और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं, देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की संख्या की मात्रा पिछले 10 वर्ष में 11% से कम हो गई है। मतलब नहरों के और नलकूपों के रख रखाव में जो कमी आई है, खराबी हुई है, उसकी वजह से 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज घटकर 89 एकड़ ही रह गई है। तो पहला भूमि सुधार का लागू न होना, दूसरा जल संसाधन को लेकर जो पूरा कुप्रबंधन है। लेकिन इन दोनों से भी बड़ी जो किसानों की समस्या है वो है फसलों के दाम का, उचित दाम का न मिल पाना। सारी समस्याओं के बाद भी किसान जो फसल उपजा रहा है उसको उसका दाम नहीं मिल रहा है। जब हम लोग पैदल पिछले 6 महीने से चल रहे हैं तो हम लोगों ने इसमें धान की कटाई देखी, गन्ने और गेहूं की भी कटाई देखी। लोगों से ये जानने समझने का अवसर मिला कि वो किस भाव में अपना अनाज बेचते हैं। तो धान को लेकर ज्यादातर लोगों ने बताया, 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि वो 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल के दर से ही धान लोगों ने बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। यही हाल कमोवेश गन्ना और गेहूं को लेकर भी है। अगर आप इसको आंकड़ों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 वर्ष में, ये आंकड़ा भी आपको कोई बताएगा नहीं, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। पंजाब के बारे में हम लोग रोज चर्चा करते हैं कि पंजाब का किसान समृद्ध है। पंजाब में पिछले 10 वर्ष में 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में ये आंकड़ा है 13% और 1%। इसका अगर आप आर्थिक अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में किसानों ने जो उगाया और जो भाव उनको मिलना चाहिए था और जो भाव उनको मिला उसका अंतर है करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। मतलब बिहार के किसानों ने जो उपजाया, अगर उनको सही मूल्य मिल गया होता, समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद हो गई होती, तो हर साल बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलना चाहिए था।
ये तीन जो बड़ी समस्या है जिसकी वजह से खेती किसानी करने वाले लोगों की हालत यहाँ बदहाल है। अब एक जो तात्कालिक समस्या इसमें और जो लोगों ने बताई वो है खाद और बीज की कालाबाजारी, खास करके यूरिया को लेकर जो किल्लत बनी हुई है। 277 रुपए का यूरिया ज्यादातर लोग 500 रुपए से लेकर 1000-1200 रुपए तक खरीद रहे हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्र है नेपाल से लगते हुए, वहां पर तो यूरिया की कीमत करीब 1100-1200 रुपए लोगों ने चुकाई है। दूसरे भी जो प्रखंड है, पंचायत है, वहां पर भी 500 से कम में यूरिया तो किसी को नहीं मिला है, और वो यूरिया भी उनको सही समय पर नहीं मिला, उचित मात्रा में नहीं मिला। तो खाद और बीज की कालाबाजारी एक तात्कालिक बड़ी समस्या के तौर पर किसानों ने बताया है। बेरोजगारी, पलायन और खेती के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों की नजर में है वो है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार जैसे गरीब राज्य में शिक्षा लोगों के गरीबी से निकलने का एक बड़ा जरिया था, और मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में पिछले 5-6 सालों में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, नीतीश कुमार के शासनकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि आज सड़क टूट गई है, नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद नहर में पानी आ जाए, सड़क बन जाए। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी इस समाज को अब पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है। मैं रोज अपने प्रेस वार्ता में बताता हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता इस बड़ी समस्या का एक पहलू है। ये शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त इसलिए हुई है कि समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालय और नियोजित शिक्षकों के नाम पर शिक्षा को छोड़ दिया गया है। हर जगह प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय पेपर पर बना दिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि उन विद्यालयों में समुचित संसाधन, शिक्षक, टीचर, बच्चे हैं या नहीं। इसका असर ये हुआ है कि विद्यालय से जुड़े हुए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों का, पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे, इन तीनों का समायोजन ही खत्म हो गया है। परिणाम ये हुआ कि जहां पर बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। कई लोग जो रोज रोज यही बता रहे हैं कि शिक्षकों के पढ़ाने गुणवत्ता की वजह से शिक्षण व्यवस्था खराब है, उनको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि भाई जो यहाँ कॉलेज है बिहार में, वहां तो शिक्षा मित्र नहीं, नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पर तो रेगुलर प्रोफेसर लेक्चरर पढ़ा रहे हैं, वहां तो बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर तो 10-10 हजार छात्र हैं, फिर वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। कॉलेज में भी जो हालत है कि 3 वर्ष की डिग्री आपको 5 वर्ष में मिल रही है, पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। बच्चे एक बार नामांकन के लिए जाते हैं, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने जाते हैं और फिर डिग्री लेने जाते हैं। तो एक लाइन में स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार में शिक्षित और अशिक्षित डिग्री धारक लोगों की इतनी बड़ी जमात हो गई है जो कि बेरोजगार मजदूरी करने के लिए ही मजबूर है, दूसरा उसको कोई ऑप्शन विकल्प है नहीं। इन तीनों के बाद जो 4 बड़ी केंद्र सरकार की योजना है जिसके बारे में लोग सुबह शाम बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें गरीबों को, लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति महीने मिलना है। बिहार में ये 7वां जिला है और मैं बिल्कुल विश्वास से आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी भी होगी कि यहाँ पर लाभार्थियों को 5 किलो नहीं, प्रति लाभार्थी 4 किलो अनाज ही मिल रहा है हर जिले में। और ये ऐसा इसलिए है कि प्रखंड और जिले के स्तर पर जो अनाज आ रहा है उसमें प्रति क्विंटल 40 रुपए की दर से जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर कमीशन ले रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और इन जनप्रतिनिधियों में ज्यादातर जगह पर विधायक भी शामिल है। इसको भी कैमरे पर कह रहा हूँ, ज्यादातर जगहों पर विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल उनका भी हिस्सा है। हर जिले में अनाज को पैसे में कन्वर्ट करके अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरा एक अनाज माफिया यहाँ बन गया है। तो हर जगह यहाँ पर
लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है, 20% की चोरी है। दूसरी जो सरकार की बड़ी योजना है वो आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। 195 दिन पैदल चलने के बाद 2000 गांवों में जो हम लोगों ने देखा, ज्यादातर आवास योजना आज भी इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है, जिसमें लोगों को 1,40,000 रुपये मिलना है 3 किस्तों में। लोग ये बताते हैं, जो बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपको लाभ लेना है तो आपको 20 से 40,000 रुपये घूस के तौर पर देना है। जिन पंचायतों में, जिन गांवों में जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं, वहां पर 20 से 40,000 रुपये के आसपास। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी अधिकारी तो पैसा लेगा ही लेगा। तो किसी भी हालत में आप 20 से 25,000 रुपया खर्च किए बगैर बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। चाहे ग्राम सभा ने आपका लिस्ट पास कर दिया हो या आप कोई भी व्यक्ति हो, नाम उसमें जोड़े जाने का 1,000 रुपया, फोटो खींच के भेजने का 2,000 रुपया, पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है कि कैसे वो 20 से 40,000 रुपया लाभार्थियों से लिया जा रहा है। तीसरी जो एक बड़ी योजना है वो शौचालय स्वच्छ भारत अभियान की योजना है। पूरे देश में इसकी चर्चा है, तो बिहार में इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए है कि हर शौचालय पर अधिकारियों ने व्यवस्थित तरीके से 2 रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से वसूली की है। आज बिहार में 2 बरस पहले ज़्यादातर जिलों ने अपने आप को ODF घोषित कर दिया है। मैं आपको 195 दिन पैदल चलने के बाद कह सकता हूं कि ज़्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी यहां के जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जिनका शौचालय बनाया जाना था, उनसे 2,000 रुपया लेकर उनको पैसा जारी कर दिया गया। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, कि उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। चौथी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है, जिसने एक तरीके से मुझे आश्चर्यचकित किया है, वो है मनरेगा का जमीन पर न होना। जब मैंने चलना शुरू किया था तो मेरी अपनी समझ थी कि बिहार में इतनी गरीबी है, इतने लोग भूमिहीन हैं, लोग पलायन करते हैं, तो मनरेगा के अंतर्गत होने वाला काम हमको दिखेगा। अभी तक पिछले 6.5 महीनों में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता हुआ दिखा ही नहीं। लोग कहीं कहीं ये बताते हैं कि ये पेड़ लगाए गए हैं मनरेगा के अंतर्गत, कहीं कहीं लोग बताते हैं कि पंचायत भवन या आंगनबाड़ी सेंटर को बनाने में मनरेगा का उपयोग किया गया, मनरेगा के रिसोर्स का। लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम होता हुआ, जहाँ 10, 20, 50 मजदूर काम कर रहे हो, ऐसा मुझे अभी तक दिखा नहीं। और ये बात आंकड़ों में भी दिख रहा है। मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन देश में सबसे कम। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा का बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग केंद्र से ला सकते थे मनरेगा के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो बिहार सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और सरकार की उदासीनता की वजह से 100 के बजाय 39 रुपया ही आया। और जो 39-40 रुपया आया, उसमें भी 40% की दर से 40% मनरेगा में लोग बता रहे हैं कि पीसी का दर मनरेगा में 40% है। तो उसमें से भी 1500-1600 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मनरेगा को धीरे धीरे लोगों ने एक तरीके से बंद ही मान लिया है। इसके अलावा अब मैं राज्य सरकार की योजनाओं के 4 बड़ी योजनाओं पर टिप्पणी करूंगा। पहली योजना जो 7 निश्चय की है, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात। इस योजना को पत्रकार बंधु भी भूल गए हैं, समाज की तो बातें छोड़ दीजिए। ये तय किया गया था 2015 में कि 18 से 35 आयु वर्ग के जो सारे लोग बेरोजगार युवा हैं, उनको हर महीने सरकार की ओर से 1000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, मदद दी जाएगी, ताकि उनको बेरोजगारी के दौर में कोई बहुत कठिन काम न करना पड़े, पलायन न करना पड़े। अभी तक मुझे इसका एक भी लाभार्थी नहीं मिला है। किसी पत्रकार ने सवाल नहीं किया है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। मुझे ये बताता है कि इस योजना को कहीं शुरू ही नहीं किया गया। दूसरी एक बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसमें उस समय 2015 में अनुमान था कि बिहार में 1,25,00,000 बच्चों को 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए बैंकों के माध्यम से मदद दी जाएगी, ताकि परिवार पर उनका बोझ ना पड़े और लोग ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सके जिससे उनको रोजगार मिले। अभी सरकारी आंकड़ा भी बता रहा है कि पिछले 8 वर्ष में 10 लाख से कम लोगों को इसका लाभ मिला है। और इस योजना को भी करीब करीब लोगों ने मान लिया है कि इसको चलना नहीं है, इसकी कहीं कोई चर्चा जमीन पर है नहीं।
दो योजना 7 निश्चय की ऐसी है जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं, जिसमें सबकी रुचि है। पहली योजना है नल जल योजना, जिसमें सरकार का दावा है कि करीब करीब 2/3 योजनाएं 70% योजना चल रही है। जमीन पर पैदल चलने के बाद मेरा अनुभव ये है कि जिले वाइज अलग अलग स्थिति है, लेकिन 7 जिलों का अगर औसत में निकालूं तो 10 में 7 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। पश्चिम चंपारण में 10 में 9 नहीं काम कर रहा था, शिवहर में 10 में 8-9 काम नहीं कर रहा है, गोपालगंज और छपरा में कुछ बेहतर स्थिति दिखी, वहां पर भी लेकिन 6-7 योजना काम नहीं कर रही है। और वैशाली में भी अभी तक जो मैंने देखा है उसमें भी ये दिख रहा है कि 10 में 6 से 7 योजनाएं काम नहीं कर रही है। नल जल योजना में जो चोरी हुई, जो गलती हुई, इसके अलावा इसके नहीं चलने के पीछे एक जो बड़ी वजह है वो हम लोग को समझ में आ रहा है। वो जो जमीन पर जिस पर ये योजना बनी हुई है उसके स्वामित्व को लेकर जो झंझट है, क्योंकि उस समय जो लोग जिला वार्ड सदस्य जीते हुए थे उन्होंने ऐसे लोगों के पास इस योजना, ऐसे लोगों के जमीन पर इस योजना को खड़ा किया जिनको ये भ्रम था कि उनके घर के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो अब ये या तो वार्ड सदस्य ने अपने जमीन पर बना लिया, जब वार्ड सदस्य हार गया तो अब वो हैंडओवर ही नहीं कर रहा है, इस पर अपना कब्जा बनाए हुआ है, इसको चलने नहीं दे रहा है। या अगर किसी ऐसे परिवार के जमीन पर लग गया है जिसके परिवार के लोगों को नौकरी नहीं मिली तो अब वो नहीं चलने दे रहा है। नतीजा हालत ये है कि कई जगह लोग मुझे ऐसे मिल रहे हैं कि नल जल योजना को बजाबता लोग शादी ब्याह या किसी तरह के फंक्शन में पानी बेचने का धंधे के तौर पर यूज कर रहे हैं। लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है। शादी में अगर आपको 2 टैंकर पानी चाहिए तो मोटर चलाकर वो पानी बेचता है और पैसा ले रहा है। इसके अलावा नाली गली की ये जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय में, वो नल जल नहीं थी, वो नाली गली थी। 2015 में अनुमान किया गया था कि करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 5 वर्ष में, ताकि बिहार के हर घर के नाली का पक्कीकरण किया जाए, उन नालियों को बड़े नालों से जोड़ा जाए और उन नालों को के जरिए पानी को गांव से बाहर निकालकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ उन नालों को ढकने के लिए पूरे गलियों का पक्कीकरण किया जाए। इस योजना को मैं अभी तक जो देख पाया हूं जमीन पर, गांव में बड़े नाले जरूर बनाए गए, कहीं कहीं सड़कों के किनारे बड़े नाले बनाए गए हैं, लेकिन उन नालों को घरों के नालियों से जोड़ा नहीं गया। घरों के नालियों के पक्कीकरण की कहीं कोई बात नहीं है और इन नालों से जो पानी निकाला जा रहा है उसके निस्तारण की भी व्यवस्था नहीं है। नतीजा ये हुआ है कि ये जो बड़े नाले सड़क के किनारे बने हुए हैं, ज्यादातर ये नाले कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं, ना उससे पानी निकल रहा है ना कहीं उसका निस्तारण हो रहा है। गलियों के पक्कीकरण की बात तो कहीं है ही नहीं, वो बिल्कुल बदहाल दशा में है। 2 क्षेत्र जहां पर सुधार दिखा है वो है बिजली और सड़क। बिजली को लेकर हम लोग ऐसा मानते हैं और जो जमीन पर दिखा है कि बिहार के हर गांव, हर टोले, घर तक बिजली पहुंच गई है और अभी तक हम लोग जहां भी गए हैं वहां बिजली दिखी है। बिजली को लेकर खाली समस्या इतनी है कि लोग बता रहे हैं कि उनकी नज़र में बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा और गलत आ रहे हैं। लोग मुझे 6,000, 5,000, 10,000, 1-1 लाख रुपए तक का भी बिल दिखाते हैं। ज़्यादातर जगहों पर एक बार बिल अगर गलत आ गया तो आपको लोक अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा और फिर लोग वही कटिया फंसाकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। या फिर अगर उन पर फौजदारी का केस हो गया है तो कई लोग तो अपना घर द्वार छोड़कर भाग गए हैं। आने वाले 1-2 वर्षों में आप बिजली के बिल को लेकर बहुत बड़ी समस्या बिहार में देख सकते हैं। सड़कों का जहां तक सवाल है तो राष्ट्रीय और राज्य मार्ग जो हैं, नेशनल और स्टेट हाईवे में निश्चित तौर पर सुधार है, लोग ऐसा मानते भी हैं और ये दिख भी रहा है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज के दौरान होती थी। गाँव में जो अंदर की सड़क है वो बिल्कुल बदहाल है, उसमें नाली, गली, सड़क जिस तरीके से भी देखे अलग अलग योजना के तहत, चाहे वो ग्रामीण कार्य की सड़क हो, पंचायती राज की सड़क हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री संपर्क योजना के तहत बनाई गई सड़क हो, ग्रामीण सड़कों की हालत बदहाल है। कुल मिला जुलाकर जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द अभी तक रहे हैं वो है अफसरशाही से परेशान जनता। बिहार में मिलने वाला हर व्यक्ति अफसरों से परेशान है, अफसरशाही से परेशान है, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हर व्यक्ति ये बता रहा है कि अफसरशाही यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहाँ पर
बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। और तीसरी बात, सरकार की योजनाओं में, चाहे योजना केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, उसमें व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला पीसी, भ्रष्टाचार, जो दलाली का नया नाम बिहार में है, हर योजना में एक निश्चित तौर पर एक पीसी का काटा जाना। तो तीन शब्द, अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, ये तीन बातें हम लोग सुबह से शाम सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। अंतिम एक और बात, जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार तब अगस्त में बनी थी। लोग ये बता रहे थे कि देखिए शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन मैं पिछले 3 महीनों से जब से मैं सिवान में घुसा हूँ, तो सिवान, छपरा और अब वैशाली में हर दिन लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में लोग बता भी रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो डर था कि इस सरकार के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, वो बिगड़ती हुई दिख रही है। शराबबंदी और बालू माफिया पर कुछ भी बात करना बेमानी है। घर घर शराब बिक रही है, हर जगह जहां बालू माफिया काम कर सकता है वो कर रहा है, उसको बेरोक टोक कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना भी बेकार है। शराब और बालू, इसमें काम करने के लिए बिहार के जो 2 बड़े माफिया तंत्र खड़े हो गए हैं, एक बालू माफिया और एक शराब माफिया, और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हजारों करोड़ रुपए का अवैध कारोबार हो रहा है, और इसमें सारे लोगों की मिली भगत है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब आपके अगर कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। प्रशांत जी, जब 2015 में आप महागठबंधन के साथ थे, उस समय आपने ही साथ में योजना किया, कहाँ चुप रह गए कि नल जल जो योजना था वो सरकारी जमीन पर नहीं बन पाया, वार्ड मेंबर अपने जमीन पर बना लिए? पहली बात तो आप ये समझिए कि 2015 की जो सरकार बनी, उस सरकार में मेरी कोई भूमिका कभी नहीं रही है। हम यहाँ 4 महीने चुनाव के दौरान आए, 7 निश्चय की योजना बनाने में जरूर मेरी भूमिका है। उस नजरिए से आपका सवाल ठीक है। योजना बनाई गई, योजना तो ठीक ही बनाई गई। आपको पिताजी ने भेजा कि आप जाकर कोचिंग कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, ताकि आप आईआईटी में जाइए, अपना जीवन सुधारिए, और आप कोचिंग करने के बजाय जाकर वहां गांजा फूकने लगिएगा, तो गलती आपके पिताजी की वहां भेजने की है कि आपके गांजा पीने की है? अगर बिहार में हर बेरोजगार युवा को 1000 रुपए की मासिक सहायता मिलती तो उससे फायदा होता या नुकसान होता? अगर बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचता तो उसका फायदा होता या नुकसान होता? नल जल योजना क्यों बनाई गई थी? बिहार के 40,000 गांव में जब हमने सर्वे किया 2014-15 में, तो हम लोगों ने ये देखा कि सरकारी चापाकल उसी के घर के सामने गड़ता है जिसका सामाजिक राजनीतिक रसूख है। तो मैंने ये योजना बनाई कि नहीं, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रसूख के आधार पर नहीं, बिहार के हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। योजना तो ठीक ही है। अब अगर आप योजना में लूट कीजिएगा, बंदरबाट कीजिएगा, उसकी तकनीक पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, उसको क्रियान्वित नहीं कीजिएगा, तो उसमें लूटपाट मचा दिया, तो उसमें हम लोग क्या करें? और अगर योजना में गलती हुई है तो आज हम ही, प्रशांत किशोर ही, अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज भी उठा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 15 में आपने मदद की थी, आज आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब आप सुन लीजिए। 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और आदमी के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उसकी छवि ये थी कि 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में सुधार दिखा था। हम लोग को यहाँ राजनीति करने में कोई दिलचस्पी थी नहीं। नीतीश कुमार 2014 में हमसे दिल्ली में मिले, वो तब लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी हार गई थी। उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैंने उनको ये बताया कि आप मुख्यमंत्री बने, बिहार के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं आप कीजिए, वापस मुख्यमंत्री बनिए। अगर चुनाव में प्रबंधन या मदद की वजह से आप हार गए हैं तो वो मदद हम लोग करेंगे, कंधा लगाएंगे। मैंने आकर उनकी मदद की भी, 7 निश्चय की योजना भी बनाई। अब अगर आज वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, राजनेता के तौर पर 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी। वो इसके बावजूद, राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं 243 के विधानसभा में। अगर आपके 40-42 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के आप किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। तो प्रशासक के तौर पर आप वो व्यक्ति नहीं है, राजनेता के तौर पर वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन इन सब से ज्यादा मानवता के आधार पर जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में हमने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे। गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 291 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार जी ने अपने पद से ये कह के इस्तीफा दिया था कि 291 लोगों की मृत्यु होने के बाद मैं इस पद पे कैसे रह सकता हूं। ये वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गए बिहार के, हम लोगों ने पूरे भारत में देखा, लाखों बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे गरीब लोग। नीतीश कुमार ने अपने बंगले से बाहर निकलकर उनकी मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया। आज शराब से हर दिन यहाँ छपरा में लोग मरे, 70 से ज्यादा लोग। अभी कल की घटना आप फिर देख लीजिए, पूर्वी चंपारण में 30-35 लोग मरे। आज नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। लोकतंत्र आपको क्या बताता है कि जिस नेता, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट, वो मदद 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र आपको ये भी बताता है कि अगर 5 वर्ष में वो नेता, वो दल, वो विचारधारा आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरा, तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनकी मदद की थी उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 वर्ष में चुनाव की जरूरत ही क्या है। आपने एक बार किसी नेता को चुन दिया, जीवन भर वही रहेगा। तो आप लोग तो लोकतंत्र को ही खत्म कर दीजिएगा। राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था, उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना के कुर्सी पर बैठाया था और सभी विपक्षी पार्टी अलग बगल में खड़े। उसको किस तरीके से? चलिए ना, राजद की आप लोग बात करते हैं, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 MP की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित, एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10-20-50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 MP हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले एक MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई। देश का प्रधानमंत्री बनाने चले, अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का एक MP नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। इनकी क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना MP जीता हुआ है? मेरे भाई, यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है। 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, समझ लीजिए। कैबिनेट बनते समय मैं शामिल था उसमें। राजद के 4 ऐसे विधायक जिनके मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव लालू जी ने भेजा था, उसको इसलिए रोक दिया गया कि उन 4 लोगों का चरित्र, उनका कैरेक्टर सही नहीं पाया गया। आज वही 4 लोग फिर जीतकर मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया, वो तो आज हर वो काम कर रहा है जो जंगल राज में, जिसके खिलाफ में उनको वोट मिला था। चाहे वो कानून को तोड़ना मरोड़ना हो, अपराधियों को शरण देना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, जनता की चिंता न करना हो, शराब और बालू माफिया को प्रश्रय देना हो, यही बात तो जंगल राज में होता था। वही काम आज हो रहा है। फर्क थोड़ा ही सा इतना ही हो गया है कि पहले ज्यादा दिक्कत जनता को अपराधियों से थी, आजकल अधिकारियों से हो गई है। लेकिन बालू माफिया तो जितना जंगल राज में था उससे ज्यादा आज है। शराब माफिया जितना पहले था वो आज है।
वही लोग सफेद पोश होकर अब शराब और बालू से हजारों करोड़ की लूट कर रहे हैं। पहले वो अपहरण करके पैसा कमा रहे थे, अब बालू और शराब बेचकर पैसा कमा रहे हैं, और नीतीश कुमार के नाक के नीचे उनके जानकारी में हो रहा है। मैं रूल ऑफ लॉ के पक्षधर वाले, मैं उन लोगों में हूं जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। किसी का इनकाउंटर करना जो लॉ के खिलाफ है या लॉ न्याय संगत नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। जनता ताली बजा रही है, मुझे इस बात का इल्म भी है कि लोग, समाज का एक वर्ग उसको अच्छा मान रहा है। वो ये दिखाता है कि जनता कितनी त्रस्त थी, लेकिन आप त्रस्त थे किसी बात से, उससे निकलकर कोई और उस गलती से, उस परेशानी से बचने के लिए कोई और दूसरी गलती करे, उससे आपका फायदा नहीं हो सकता है। ज्यादा बेहतर ये होता कि यूपी सरकार वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती, उनको 1 महीने में उनका ट्रायल करती, उसका सजा होता, वो बात ज्यादा अच्छा होता। किसी को सिर्फ इनकाउंटर, पुलिस राज पक्ष में नहीं, हम लोग लोकतंत्र, हम लोग की ताकत है। संविधान संगत जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए अब संविधान को ही बदल दीजिए, वो ठीक नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था बनी हुई है, उन व्यवस्थाओं में कुछ कमी आ सकती है, उन कमी की वजह से जनता को परेशानी भी है। तो उन कमियों को सुधारने के बजाय आप संविधान के उन प्रावधानों को ही हटा दें और बिहार को, देश को पुलिस राज बना दें। तो मैं आपको बता रहा हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता रहा हूं कि ये आज भले आपको अच्छा लग रहा है समाज के एक वर्ग को, ये समाज के हक में नहीं है। जो पुलिस वाला आज गोली किसी पर चला रहा है, वो कल गोली आप पर भी चला सकता है। इसलिए जो व्यवस्था हमारे इस देश को बनाने वाले लोगों ने बनाया है, जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो न्याय की व्यवस्था बनाई गई है, उसको सुदृढ़ कीजिए, उसको बेहतर कीजिए, उसको, उसमें कमियां अगर हैं तो उसको दूर कीजिए। उन कमियों के नाम पर आप उस व्यवस्था को ही हटा दें, ये ठीक बात नहीं। नहीं, मेरा आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। मैं रोज अपने भाषणों में कहता हूं, आप उसको सुनिए। मैं उन लोगों में से हूं जिनका मानना है कि आंदोलनों से नए समाज का सृजन नहीं हो सकता है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़िएगा, उसको गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे, तो आंदोलन और क्रांति से आप सत्ता से लोगों को हटा सकते हैं, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं। आंदोलनों और सत्ता से, आंदोलनों और क्रांति से नई व्यवस्था नहीं बनती है। फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें, तो पूरे विश्व में मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। इसका एक उदाहरण आपने बिहार में भी देखा। जिस जेपी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, उस आंदोलन से इंदिरा जी को सत्ता से उखाड़ दिया गया, लेकिन देश में, बिहार में नई व्यवस्था नहीं बन पाई। इसलिए जन सुराज का जो प्रयास है, ये आंदोलन और क्रांति नहीं है, ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल बने, लेकिन दल समाज के वो लोग बनाएं जो अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जो समाज के नज़र में सही लोग हैं, जो मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को फिर से बहाल करना चाहते हैं। इसको करने में समय लगेगा। मैं क्रांति करने नहीं निकला हूँ, मैं बिहार को सुधारने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने निकला हूँ। किसका मुद्दा? राजीव गांधी जी। कोई देश में, देखिए, जब ये घटना हुई थी उनके संसद, उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित करने के लिए, उस समय मैंने टिप्पणी की थी, फिर मैं दोहरा देता हूं। मुझे लगता है कि जो लोग सरकार में रहते हैं, तो हम लोग इस देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता भाजपा के ही माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सोच समझ के कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। तो जब आप सरकार में होते हैं तो आपको बड़ा मन रखना चाहिए। कानून के तहत जो उनको सजा दी गई है, वो कानून का मामला है, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, लेकिन सरकार को इतना बड़ा मन जरूर रखना चाहिए था कि उनको इतना अवसर मिलना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में उसको अपील करते। अगर ऊपरी अदालतों में भी ये पाया जाता कि नहीं उन्होंने गलती की है, ऊपरी अदालतों ने भी वो सजा मुहाल अगर रखा होता, तो अपने आप सदस्यता चली जाती। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के मामले से या राजनीतिक छोटे मन से अगर आप इस तरह का काम करते, तो मेरी नज़र से ठीक नहीं है। आप कानून, न्याय संगत जो बात है, न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है, उस पर तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता है।
लेकिन न्याय उसी न्याय व्यवस्था के तहत ये आपको अधिकार है कि आप ऊपरी अदालतों में जाकर इस पर अपील कर सकते हैं। सरकार को कम से कम उतना समय उनको देना चाहिए था। देखिए, नागरिक होने के नाते सब लोगों को, आप चाहे भाजपा समर्थक हैं या विरोधी हैं, आप कांग्रेस समर्थक हैं या विरोधी हैं, हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर कमजोर होगा तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य, आप किसी भी दल के समर्थक हैं, वो अच्छा नहीं है। आज जिस आप संभव है कि आपके समर्थक दल की सरकार है तो आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन आप ये भूलिए नहीं कि कल होकर अगर आपकी सरकार चली जाएगी और फिर यही चीज आप पर लागू होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लोकतंत्र जो है वो मजबूत बना रहना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, जो संविधान में व्यवस्था है, उसका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। प्रशांत एक जी, सेकंड, एक सेकंड। एक सवाल और। बिहार में अभी आपके जो 3 जूरी, 4 जूरी, बीजेपी, आरजेडी, जदयू और एक दल स्वराज, आप इनमें से किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मैं भैया, कोई धुरी नहीं है, धुरी आपके दिमाग में है, क्योंकि आप 25-30 वर्ष से यहाँ रहते हुए, पत्रकारिता करते हुए, आप इसके आगे देखने की क्षमता ही खो चुके हैं। यहाँ पर एक ही धुरी की सरकार बनेगी, एक ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, वो है जनता जिसको चुनेगी, जनता की सरकार बनेगी। लिख के रख लीजिए। अभी आपने सारण प्रमंडल में देखा होगा, वहां तो जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, लोगों ने मिलकर किसी उम्मीदवार का चयन किया और वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने, और उन्हीं वोटर्स ने जाकर वोट दे दिया अपने उम्मीदवार को। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगली बार यहाँ जनता की सरकार हो और जनता की सरकार का चुना हुआ व्यक्ति यहाँ का मुखिया बने। हालांकि दल स्वराज का नाम आया ना, एक सीट जो आया वहाँ छपरा आया, तो दल स्वराज, जनसुराज पार्टी नहीं है, लेकिन आया तो यही। वो जनता का है। आप यही आएगा, आगे भी आप देखते रहिए, वही आएगा आगे। नीतीश जी फिर कल अब इसको खत्म करेंगे भैया, लोग बैठे। लास्ट